सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the chapter Mughal Empire in this worksheet. So as you all know, लास्ट वर्कशीट में हमने मुग़ल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे उनके बारे में समझा था। जो भी उनका सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बारे में हमने जाना था। अभी इसी वर्कशीट में, आज की वर्कशीट में हम कुछ और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री। देखिए, किसानों की उपज से होने वाला जो मिलने वाला जो भी टैक्स था वो मुगल्स की इनकम का मेन सोर्स था। अब आपको समझ में आया कि मुगल की इनकम का मेन सोर्स क्या था, कि जो पेजेंट्स थे उनकी जो भी वो फसल उगाते थे उस पर लगने वाला टैक्स उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। इन मोस्ट प्लेसेस पेजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूलर एलिट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफ्टन। बहुत सारे प्लेसेस पे, ज़्यादातर जगहों पर जो किसान थे वो जो ग्रामीण कुलीन लोग थे या जो स्थानीय सरदार थे, मुखिया थे, उनके थ्रू ही मुगल्स को टैक्स पे करते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल द intermediaries whether they were local headmen of village or powerful। देखिए, जो मुगल्स थे वो सभी के लिए, जितने भी मध्यस्थ लोग थे, जितने भी ये हेडमैन चीफ्टन थे, इनके लिए एक ही शब्द यूज करते थे, जमींदार। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for a 10-year period, that is 1570 to 1580। देखिए, जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे जिनका नाम था टोडरमल, उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक जितनी उपज होती थी उनकी कीमत और जितने एरिया में वो खेती होती थी, फसलें उगाई जाती थी, उन सब का 10 साल तक एक बहुत ही केयरफुल सर्वे किया। वो 10 साल थे 1570 से 1580 तक। ये उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया था। On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash। और इस बेसिस पर, इस डाटा के बेसिस पर हर जो क्रॉप थी उसके हिसाब से टैक्स को फिक्स किया गया, और वो भी कैश में। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops। यानी हर प्रोविंस को डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल के हिसाब से, और उसमें भी हर क्रॉप के हिसाब से रेवेन्यू को डिसाइड किया गया और उसके लिए एक स्केड्यूल बनाया गया। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और इस रेवेन्यू सिस्टम को, इस तरह से रेवेन्यू सिस्टम को लेने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो उसको क्या कहा गया, जब्त कहा गया। जब्त सिस्टम was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts। ये जो जब्त सिस्टम था ये वहीं पर ही प्रचलित था, उन एरिया में प्रचलित था जहाँ पे जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो आराम से सर्वे कर सकें लैंड का और सारे अकाउंट्स को सही ढंग से सावधानीपूर्वक रख सकें। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और बंगाल और गुजरात जैसे जो राज्य थे, सूबे थे, प्रांत थे, वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इन सम एरियाज जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिवेलियन। और देखिए, कई जगहों पर तो ये ज़मींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, और कभी कभी जब मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर उनको एक्सप्लॉइट करते थे तो वो उनके विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे।
Sometimes zamindars and peasants of same caste allied in rebelling अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कई कई बार तो क्या हुआ, ज़मींदार और किसानों ने मिलकर, एक ही कास्ट के ज़मींदार और किसानों ने मिलकर मुगल अथॉरिटी के जो खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। द पेजेंट रिवोल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो देखिए 17th सेंचुरी के एंड में ही क्या होने लग गया था, ये जो पेजेंट्स रिवोल्ट्स थे वो बार बार मुगल एम्परर की स्टेबिलिटी को चैलेंज करते थे, यानी उसकी सत्ता को बार बार चुनौती देते थे। और 17th सेंचुरी का मतलब 1600 टू 1699, यानी लगभग 1690 के आसपास ये विद्रोह होने शुरू हो गए। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मिनिएचर बना रखा है, अ मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रेन डिपिक्टिंग करप्शन ड्यूरिंग हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो शाहजहां के पिता के काल में एक चित्र बनाया गया, उसको एक छोटा सा चित्र बना के दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो अगर पेजेंट्स नहीं भी दे पाते थे टैक्स तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया जाता था। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What was the major source of Mughal income? बहुत ही easy आंसर है इसका। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry, यानी किसानों की जो फसल थी उससे मिलने वाला जो टैक्स था वही उनकी इनकम का मेन सोर्स था। क्वेश्चन नंबर 2, What was the role of जमींदार in Mughal emperor? यानी मुगल एम्परर में, मुगल एम्पायर में, सॉरी एम्परर नहीं एम्पायर, मुगल साम्राज्य में जमींदारों का क्या रोल था? In most places, the peasants paid revenue through the ruler elites, the chief or the local chieftain who was called the zamindar। तो देखिए बहुत सारी जगहों पर जो किसान थे वो रूलर एलिट्स या जो चीफ थे, सरदार थे, मुखिया थे, उनके थ्रू ही रेवेन्यू पे करते थे और उन्हीं सरदारों को, उन्हीं मुखियाओं को जमींदार कहा जाता था। क्वेश्चन 3, What was the name of the revenue minister of Akbar? बहुत ही सिंपल आंसर है, द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ द अकबर वॉज टोडरमल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त? जब्त वर्ड से आप क्या समझते हैं? द सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रेट ऑफ ईच क्रॉप फ्रॉम ईच प्रोविंस वॉज नोन एज जब्त। तो देखिए हर प्रोविंस से हर क्रॉप के हिसाब से रेवेन्यू को ऑब्टेन करने का जो एक सिस्टम था उसको जब्त कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, where was the zabt system more prevalent? तो आंसर इज द zabt system was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts। तो zabt system वहीं पर ही प्रचलित था जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो आराम से भूमि का सर्वेक्षण कर सकें, सर्वे कर सकें और उनके जो भी अकाउंट्स थे, खाते थे, उनको वो सही ढंग से संभाल के रख सकें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।